हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी सीटेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और इसमें मैं आप लोगों को सीडीपी रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगी। ये प्रीवियस पेपर सीटेट का प्रीवियस पेपर है और इसमें मेरा इंटेंशन सिर्फ क्वेश्चन को आंसर बताना नहीं होता है, साथ के साथ मुझे उसको विश्लेषण करना भी होता है ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए सही आंसर तक पहुँच पाएँ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है। सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम कब हुआ था। तो ये 6 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ था, उससे संबंधित सीडीपी पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों का विकास का क्रम। तो बच्चों का विकास का क्रम आप साथ ही साथ आंसर भी करते जाएं और बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि आपके 15 में से कितने सही हुए। मैं एक दिन में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करवाती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसीलिए मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कराती हूँ। तो चलिए ये देखते हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है। अगर आपने विकास का सिद्धांत पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है ये देखना है आपको। ए है अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैरों से सिर की ओर, हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होता है। तो ये आपको एक गलत हो गया। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये थोड़ा सही है। आगे देखते हैं। आपको 4 ऑप्शन को बिल्कुल पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ आंसर मिल गए पहले तो आपको बाद वाले ऑप्शन देखना ही नहीं है। आपको सारे ऑप्शन देखने हैं और एलिमिनेट करना है। पैरों से सिर की ओर, हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो पैरों से सिर की ओर नहीं होता है, सिर से पैर की ओर होता है। इसके अंतर्गत तो बच्चा क्या होता है कि सबसे पहले सिर उठाता है, उसके बाद धड़ उठाता है, फिर बैठता है, फिर चलना सीखता है। तो पैरों से सिर की ओर नहीं बल्कि सिर से पैर की ओर। इसको सिफेलोकोडल, इंग्लिश में सिफेलोकोडल कहते हैं। पैर से हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं, केंद्र पैर से केंद्राभिमुख होता है, केंद्र से सिरों की ओर होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच्चे का जो होता है विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसके अंतर्गत बच्चा क्या होता है, सबसे पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर बाद में विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे दौड़ना, यह क्या है, एक विशिष्ट क्रिया है, परंतु बालक सीधा दौड़ने नहीं लगता बल्कि पहले उठना बैठना चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। कहने का मतलब कि बच्चा सबसे पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद ही विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो इसलिए बच्चों का विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसी तरह से अगर आप पेडागोजी करवा रहे हैं क्लास में तो इस सिद्धांत को देखते हुए आपको सामान्य क्रियाएं पहले बच्चों के बाद पहले बताना है, उसके बाद आपको विशिष्ट कार्य करवाने हैं। तो अपना ऑप्शन क्या है, बी। साथ में और भी देखते हैं कि बाल विकास के और निम्नलिखित के सिद्धांत हैं। तो इसमें निरंतर के विकास का सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि बच्चों का विकास निरंतर होते रहता है, लगातार होता है, बिना ब्रेक के। कभी कम अधिक कभी अधिक होता है, लेकिन बच्चों का विकास निरंतर होता रहता है। विकास की दिशा, विकास की दिशा क्या होता है, सिराभिमुख। इसमें क्या होता है कि बच्चों का विकास केंद्राभिमुख होता है और साथ में बच्चे का विकास आपको सिफेलोकोडल टाइप में होता है। इसमें बच्चों का विकास पहले सिर से होता है, उसके बाद फिर बाकी बाद में होता है। उसके बाद आपका है व्यक्ति की विभिन्नता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत सभी बच्चे अलग अलग हैं, सबका विकास एक जैसे नहीं होता है, सभी बच्चे भिन्न भिन्न हैं, तो उनका विकास भी अलग अलग तरीके से होगा। उसके बाद परस्पर परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि बच्चे के जो भी विकास होती है, मानसिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सारी की जो विकास होते हैं वो सब क्या है, परस्पर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक विकास के बिना दूसरा अधूरा है, तो इसकी वजह से बोलते हैं परस्पर विकास का सिद्धांत। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, कथन क्या है। कथन, एक बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं निम्न आय वाले परिवारों से। सेकंड है, तर्क क्या है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो क्या बोलेंगे, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। पी और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है पी की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण किस सिद्धांत को दर्शाता है। शीर्षगामी, समीप दूराभिमुख, साम्यधारण, संरक्षण। संरक्षण कोई सिद्धांत नहीं है तो ये गलत है। साम्यधारण भी नहीं है, ये दोनों क्या है, संरक्षण और साम्यधारण ये आपके प्याजत संबंधित है। समीप दूराभिमुख, समीप दूराभिमुख, यही आंसर आपका सही होगा। इसके अंतर्गत बच्चा क्या है, अपने हाथ से बड़ी बॉल जैसी बड़ी क्रियाओं करता है, उसके बाद जो बारीक कार्य होते हैं बच्चा वो करता है। इसके अंदर क्या है कि जो समीप दूराभिमुख सिद्धांत है, इसके अनुसार विकास का केंद्र बिंदु जो होता है स्नायु मंडल होता है। विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर स्नायु मंडल के निकटवर्ती भाग
जैसे हृदय के छाती का विकास होता है, अंत में दूरवर्ती भाग और उसकी उंगलियों पर नियंत्रण होता है। कहने मतलब बच्चा पहले इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चा पहले बड़ी क्रिया करता है, उसके बाद छोटी बारीक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं रेखीय प्रक्रिया है। नहीं, दोनों गलत है, क्योंकि बच्चों को समाज के बारे में जानकारी सिर्फ परिवारों से नहीं मिलती है, अभिभावकों से नहीं मिलती है। बच्चों का विकास सभी जगह, समाजीकरण सभी जगह से होता है। तो केवल जो वर्ड लिमिटेशन जो बांध दिया गया है अपने आप में गलत है। केवल देखते ही ये नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि चीज़ों को बांध दिया गया है, लिमिटेशन कर दिया गया है, तो गलत है। बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय नहीं होता है। तो ये दोनों क्या है, गलत है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। किस अवस्था में, तो ये दोनों चारों अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने पियाजे को पढ़ा है तो ये चारों अवस्थाएं आपने देखा होगा। इसका संवेदी चालक का क्या होता है, 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 11 और 12 दोनों आते हैं, दोनों ऑप्शन में। ज़्यादातर 7 से 12 लिखा रहता है, लेकिन कहीं कहीं 11 भी लिखा रहता है। और अमूर्त संक्रियात्मक जो होता है वो 12 से ऊपर होता है। तो इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वस्तु अस्थायित्व के समझ तो बना लेते हैं, परंतु क्रिया परिवर्तनीय है उसके निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसमें अंतर्गत क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि जो वस्तु है, जैसे बच्चे की मम्मी की आवाज़ सुनकर, छोटे बच्चे, इस 2 से 7 वर्ष के बच्चे मम्मी की आवाज़ सुनकर ही, भले मम्मी दिखाई ना दे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर ही इनको लगता है कि हाँ मम्मी आस पास ही कहीं है। ठीक है, तो वस्तु अस्थायित्व का मतलब ये होता है कि वस्तु सामने दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसके जो ध्वनि या कुछ भी उसके संकेत हैं उसे पता चलता है कि जो है वस्तु पास में ही है, नहीं होते हुए भी पास में है, यानी आस पास में ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 0 से 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसके अंतर्गत शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो मूर्त संसाधनों और बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रम संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर कार्य करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मौके मुहैया कराना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, परिकल्पना सोच, हाइपोथेसिस वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये बच्चों को अमूर्त चिंतन में होता है। जो 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं तो ये अपने आप में नेगेटिव, गलत है। अमूर्त समस्या ये भी क्या है, 12 से ऊपर वाले बच्चों के लिए है। जटिल नहीं होना चाहिए। जो बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में है तो हम जटिल पदानुक्रम का संबंध नहीं स्थापित कर सकता, तो ये भी गलत है। मूर्त संसाधन यानी कि जो चीज़ें मूर्त मतलब क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो मूर्त संसाधनों की बहुत सी दृश्य श्रव्य यानी कि दृश्य श्रव्य बच्चों को दिखाकर सुनाकर ऐसी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिसे बच्चा देख सके और सुन सके। तो मूर्त संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, तो यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है। पाढ़, अगर आपने वाइगोत्स्की पढ़ा है तो पाढ़ देखते ही आपको लगा होगा कि ये जरूर वाइगोत्स्की से संबंधित है। इसके इंग्लिश वर्ड होता है स्कैप होल्डिंग, और स्कैप होल्डिंग अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि बच्चा क्या है, शुरुआती दौर में स्टार्टिंग टाइम में ही किसी की मदद लेता है। अगर अपने वाइगोत्स्की आपको पढ़ना है तो सामाजिक और संस्कृति की बात करते हैं वाइगोत्स्की, और उसमें दूसरों की मदद की बात करते हैं। तो जो बच्चे हैं आगे बढ़ते हैं, अपने अभिभावकों या कोई भी रिलेटिव हो, टीचर हो, उनसे मदद लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। आपको कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड पकड़ना आना चाहिए। पाढ़ यानी कि वाइगोत्स्की की बात हो रही है, आगे पीछे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो पाढ़ से ही समझ लेना चाहिए आपको किसके बारे में बात की जा रही है। सवालों का जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय बनाना। उद्दीपक प्रतिक्रिया इन्होंने जो वाइगोत्स्की हैं वो बात नहीं करते हैं, वो कौन बात करते हैं, थॉर्नडाइक और स्किनर बात करते हैं। भौतिक पुरस्कार की बात कौन करते हैं, तो ये आपके स्किनर बात करते हैं। फिर संकेत और इशारे, ये पॉजिटिव दिख रहा है। सवालों के जवाब बताना, आपने अगर डायरेक्ट सवालों के जवाब बता दिया तो बच्चे ने अपना दिमाग कहाँ लगाया,
वो डायरेक्टली बच्चा को जवाब बता दिया तो बच्चे ने तो खुद का दिमाग स्वयं का ज्ञान का निर्माण कहाँ किया, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। संकेत एवं इशारे देना, इससे क्या होता है कि बच्चा समझेगा, सोचेगा, संकेत दिया जा रहा है, किससे संबंधित हो सकता है, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें सोचेगा। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे को मदद मिल रही है किसके द्वारा, किसी बड़े को द्वारा, MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा बच्चों को क्या है यहाँ पर हेल्प मिल रही है। तो हेल्प अगर मिलना है तो जाहिर सी बात है कि ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेओ वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो चलिए ये ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, केवल अपने आप में गलत है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रतिक्रिया, इनाम के संबंधित कोई बात नहीं हुई है, और नियंत्रित भी गलत है, अपने आप में नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, गलत है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से, आप अगर नेगेटिव वर्ड छांटना सीख गए तो आंसर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। CDP बहुत हार्ड नहीं होता है, सिर्फ समझने के ऊपर है। अगर आपने समझ लिया, कीवर्ड को समझ लिया, तो CDP में आप 30 में 30 आराम से ला सकते हैं। तो भी क्या है, नेगेटिव है। आंसर क्या होगा, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने में है। यहाँ पर बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जहाँ वो फंस जाता है तो किसी MKO के द्वारा मदद लेता है। तो बस यही आंसर है। बच्चों अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, खुद की मदद करते हैं, अगर कहीं नहीं तो उनके सहयोगी उनको थोड़ी बहुत मदद दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार एवं न्याय सबसे जरूरी है। इस कीवर्ड को पकड़िए, मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ है। सबसे पहले 2-3 चीज़ों का आपको पकड़ना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कीवर्ड पकड़ना है। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात हो रही है, उनका कौन सा सिद्धांत है, नैतिक विकास से संबंधित है। साथ में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मानवाधिकार और न्याय की बात की जा रही है, ठीक है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 अवस्थाएं बताई थी। सभी जो स्तर है उसके 2-2 अवस्थाएं बताई थी। इसके अंतर्गत क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता होती है। सेकेंड उनका है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता होती है। दूसरा है परंपरागत के अंतर्गत उन्होंने परस्पर एकरूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये 2 चीज़ें बताई है। और उत्तर परंपरागत में उन्होंने सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता और सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता बताया है। तो यहाँ पर आज्ञा पालन एवं दंड जो है ये पहला है, ये गलत है, इसके अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा लड़का या लड़की ये सेकंड है, परंपरागत के अंतर्गत है, ये भी नहीं हो सकता। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यही आपका आंसर है। इसके अंतर्गत बच्चा क्या है, बच्चों को लगता है कि जो मानव का अधिकार है वो बहुत सबसे ज़रूरी है, मानव का अधिकार मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, भले ही वो सामाजिक कानून के खिलाफ है। तो आंसर इसका यही होगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि मेरी भला हो चाहे ना हो, 10 लोगों को पहले भला हो जाए, मेरा भला हो चाहे ना हो, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, C। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसे होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में जो है अधिगम कैसे होता है, एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो इसका जो प्रगतिशील यानी कि प्रगतिशील कक्षा जो है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी, जो अमेरिका के थे। तो उसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है कि प्रगतिशील क्या है, आपको एक सामाजिक प्रक्रिया है, बच्चे अपने ज्ञान के निर्माण स्वयं करते हैं, सभी उसमें सहभागिता देते हुए। प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या है, सभी बच्चों के क्षमता की विश्वास करती है, सामग्री और अनुभव से जोड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में क्या किया जाता है कि ये क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है,
प्रगतिशील शिक्षा है जो सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें हर बच्चे की क्षमता, जैसे हर बच्चे कुछ न कुछ क्षमता रखते हैं, उन पर विश्वास करती है और सामग्री और अनुभव से जोड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर इसके अंतर्गत जोर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, सही नहीं है कि सबसे पहले अंडरलाइन किया जाए। तो यहाँ पर क्या बोला है? पॉजिटिव पूछा जा रहा है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर ने आपको पता है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत उन्होंने 9 सिद्धांत बताए थे, 9 बुद्धि के सिद्धांत बताए थे। बुद्धिमत्ता को परितोषित और विकसित नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का एक सफल पैमाना है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आंसर क्या है? हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। अभी मैंने बताया कि उन्होंने बुद्धि की 9 प्रकार बताए हैं, तो विविध प्रकार, अगर इसे भी आप कीवर्ड पकड़ना चाहें तो इसे भी पकड़ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? NEP 2020 है वो त्रिभाषा सूत्र को मानती है और बहुभाषिता को बढ़ावा देती है, और जो प्राथमिक स्तर है उस स्तर पर बोलती है कि मातृभाषा सबसे बेस्ट होता है। बच्चे कुछ अपना ज्ञान लेकर आते हैं और जो उनका अपने अभिव्यक्त करने का जो साधन है मातृभाषा ही होता है। उस अभिव्यक्ति के बहुत ढंग से बच्चे अभिव्यक्त कर पाते हैं मातृभाषा के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? मातृभाषा या घर की भाषा। जो बच्चा शुरू में माता के मुँह से सुनता है, बस वही है मातृभाषा आपके। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? ध्यान रखें, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन यानी कि जरूरत के अनुसार से हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। लचीलापन का मतलब ये होता है कि हम समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब किस में बदलाव करने की बात कर रहा है? यहाँ पर बैठने की व्यवस्था में। अधिगमकर्ताओं का समूह का कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। पाठ्यपुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष की बात होती नहीं है, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष की बात होती नहीं है, व्यवहारवादी कक्षा बात नहीं हो सकता है। आंसर क्या होगा? सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इस प्रकार की कक्षा कक्ष में सीखने के लिए दूसरों के साथ, क्या है इसमें? दूसरों के साथ परस्पर सहयोग पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब कि सभी बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके तहत यहाँ सीखने वालों की गतिविधि करने के लिए अधिगम की अपनी रणनीति को बढ़ावा देने की अनुमति रहती है। यानी कि आपके सोच क्या, आपके विचार क्या है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर यही है कि आप जो दूसरे के साथ परस्पर सहयोग पर बल दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा? सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष में क्या होता है कि लचीलापन होता है। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है। जरूरत के अनुसार से जो बच्चे तेज हैं, कमज़ोर हैं, उनको एक साथ बैठाया जा सकता है कि एक दूसरे की मदद कर सके। तो आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करता है? शिक्षा शास्त्र पेडागोजी में एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है सभी बच्चे की जो क्षमताएं होती हैं, सोचने समझने की क्षमता होती है, वो सब अलग अलग होती है, एक तरीके से नहीं सोच सकते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या बोल रहा है कि क्या मदद करेगा, ध्यान रखने में क्या मदद करेगा? मानकीकृत एवं एक समान तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी बच्चे क्या है, विविध हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, तो एक समान नहीं हो सकता, ये गलत है। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, कोई भी एग्जाम हो जो परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं बोलता है, बाल केंद्रित की बात की जाती है। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, ये भी नहीं हो सकता है। संलग्न और संदर्भित होगा इसका आंसर। लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। आज मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन कराऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में इसके 15 क्वेश्चन बताऊंगी आप लोगों को। NEP बात कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। NEP 2020 के बारे में बता रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। जो NEP है उसका मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता का नापना, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो पूरे देश में बच्चों की तुलना अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसको देखते ही कट कर देना है, ठीक है। बच्चों में तुलना नहीं करना है, सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सभी बच्चे अनोखे हैं, सबके सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। रटने की क्षमता का परीक्षण,
रटने पर बिल्कुल जोर नहीं देना है, रटना बिल्कुल गलत है। पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता, याद करना भी अपने आप में नेगेटिव है, तो आंसर अपने आप पहुंच गए। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। इसमें क्या है कि जिसमें बच्चों को सीखने के साथ साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है, जो सीखने के साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। NEP 2020 के अंतर्गत उद्देश्य उसका यही है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।